नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का चंदवानी सर वाली क्लास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाते हुए हमें आज छठा दिन हो गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हम आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां लाए हैं। आज हम जिन पर अध्ययन करेंगे, जिन विद्वान के विषय में हम अध्ययन करेंगे, उनका नाम है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 1873 में आईसीएस अधिकारी के पद पर आसीन होते हुए भारत में आकर भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना आरंभ किया। यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1888 में आरंभ हुआ था और 1903 तक वे लगभग इसी कार्य में भारत में संलग्न रहे और भारत की भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक सर्वेक्षण इन्होंने किया और 21 भागों में यह सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। 179 भाषाओं और 544 बोलियों का इन्होंने सविस्तार सर्वेक्षण इस ग्रंथ में किया है। 1912 में इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ये एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे, साथ ही ये नागरिक प्रचारणी सभा के भी मानद सदस्य रहे। आपको याद होगा इनके जो ग्रंथ हैं वो एशियाटिक सोसाइटी से इसलिए छपते रहे क्योंकि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे। इन्होंने न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा, अपितु इन्होंने गोपी चंद की कथा का संपादन किया। मैथिली भाषा, बिहारी भाषा और कश्मीरी भाषा का इन्होंने व्याकरण भी लिखा। इन्होंने तुलसीदास पर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने विशेष नोट्स लिखे। बिहारी सतसई का इन्होंने संपादन किया। रामचरितमानस का इन्होंने संपादन किया। तो आप समझ सकते हैं एक अंग्रेज विद्वान होने के बाद भी इन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को विश्व मंच पर लाने और उन्हें संपादित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए आज हम बात करते हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जो ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में रखा जाता है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का भारतीय विद्या विशारदों में विशेषतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रचना की थी, इस दृष्टिकोण से इनका एक अमर स्थान है। 1888 में इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें इस ग्रंथ का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हालांकि इस ग्रंथ के मूल नाम में नॉर्दर्न नहीं है, लेकिन यदि हम इस ग्रंथ को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हम पाते हैं कि इसमें केवल उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित जो साहित्य लिखा गया है, केवल उसी साहित्य का इसमें संकलन किया गया है। इसीलिए इसे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी कहा जाता है। यह ग्रंथ सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से निकलने वाली पत्रिका या जर्नल के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। यह स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बाद में 1889 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ही प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, जिसमें मारवाड़ी, हिंदी, बिहारी भाषाओं में रचित साहित्य का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर भारतीय जो भाषाएं हैं उससे संबंधित जो साहित्य उसका इसमें विवेचन किया गया है इतिहास ग्रंथ के रूप में। तो यहाँ पर मारवाड़ी, हिंदी और बिहारी भाषाओं में जो रचित साहित्य है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। यह बहुत ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग जब पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी भूलवश इसको गारसदातासी के ग्रंथ में अंग्रेजी भाषा का लिखा हुआ बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गारसदातासी का ग्रंथ फ्रेंच में लिखा हुआ है, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ हिंदी में और जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 952 हिंदी के कवियों के साहित्य का विवेचन किया गया है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि इन 952 हिंदी कवियों में से 886 हिंदी कवि शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज ग्रंथ से लिए गए हैं। ऐसा भी बताया जाता है, जैसा कि इन्होंने अपने ग्रंथ में स्वयं भी लिखा है, कि इस ग्रंथ में कुल 18
ग्रंथों से सहायता ली गई है, लेकिन उनमें से सर्वाधिक सहायता इन्होंने शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहा भी है कि एक देशी ग्रंथ जिस पर मैं अधिकांश में निर्भर रहा हूँ और प्रायः छोटे कवियों और अनेक प्रसिद्ध कवियों की प्राप्त सूचनाओं के लिए जिसका ऋणी हूँ, अत्यंत लाभदायक शिव सिंह सरोज है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को श्रेय भी दिया है। अब हम बात करते हैं, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय भी जॉर्ज ग्रियर्सन को ही जाता है। अब वो सुव्यवस्थित क्यों है, तो इसका जवाब हम आगे देंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ आपको कि इन्होंने क्योंकि काल विभाजन करने का भी प्रयास किया है, इन्होंने कालों का नामकरण करने का प्रयास भी किया है, इन्होंने कालक्रम पद्धति को भी अपनाया है और इन्होंने कुछ कालों की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण करने का भी प्रयास अपने ग्रंथ में किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुक्ल जी से पहले यदि कोई ग्रंथ सुव्यवस्थित रूप से मिलता है तो वह ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का ही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने इसके बारे में कहा है, इनके बारे में कहा है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन हैं। तो जैसा कि हमने जब विधेयवादी पद्धति का अध्ययन किया था हमारे तीसरे वीडियो में, तो वहाँ हमने ये बात की थी कि विधेयवादी पद्धति को हिंदी में प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और वो ये मानते हैं कि विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले हिंदी साहित्य में यदि किसी ने प्रयोग किया है तो वो ग्रियर्सन है। किशोरीलाल गुप्त जी, जिन्होंने 1957 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, उन्होंने भी यह लिखा है कि यह ग्रंथ नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ जिस रूप में हमारे सामने आता है, किशोरीलाल गुप्त ये मानते हैं कि उसकी नींव में यदि किसी का महत्व है तो वह इस ग्रंथ का महत्व है। आगे हम बात करते हैं ग्रियर्सन के काल विभाजन के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने काल विभाजन भी किया है, नामकरण भी किया है और इन्होंने कालक्रम का भी ध्यान रखा है और इसीलिए इस ग्रंथ को सबसे पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने काल विभाजन किस रूप में किया है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो वास्तव में काल विभाजन न होकर के इनके जो ग्रंथ है उनके अध्याय के नाम मात्र हैं। इनमें काल विभाजन की जो दृष्टि है या जो वैज्ञानिकता है उसे खोजा नहीं जा सकता। यानी कि इन्होंने नियमों के आधार पर काल विभाजन नहीं किया है, केवल काल के संकेत मात्र इन्होंने दिए हैं। तो आगे बात करते हैं कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभक्त किया है, जिसका स्पष्ट संकेत इन्होंने 12वें अध्याय में किया है। इन्होंने जो कालखंड अपने बांटे हैं या जो अध्यायों के नाम रखे हैं वो इस प्रकार हैं। इन्होंने पहले अध्याय को चारण काव्य कहा है और चारण काव्य आप समझ सकते हैं आदिकालीन जो ग्रंथ हैं जिसमें चारण कवियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उस पूरे काल को इन्होंने चारण काल या चारण काव्य कहा है। यह प्रश्न अनेक बार पूछा जाता है कि चारण काव्य नाम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने प्रयोग किया, तो उसका उत्तर ग्रियर्सन होता है। अब हम बात करते हैं इन्होंने भक्ति काल के जो साहित्य है उसको किस तरह से विभाजित किया, वर्गीकृत किया है। इन्होंने दूसरा जो काल या अध्याय है इनका उसे नाम दिया है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। यहाँ उन्होंने कबीर को स्पष्ट रूप से महत्व नहीं देते हुए इन्होंने पूरे उस धार्मिक पुनर्जागरण की जो एक प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में थी उसको यहाँ पर उसका नामोल्लेख किया है मात्र 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा काल इन्होंने बताया है या तीसरा खंड इन्होंने किया है जायसी की प्रेम कविता। इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के जो प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ हैं उनको अधिक महत्व दिया है और इस तरह से इन्होंने जायसी का महत्व हिंदी साहित्य के सामने स्पष्ट किया है। चौथा इन्होंने कालखंड बनाया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। कृष्ण भक्ति में जो ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं, इन्होंने उसका नामोल्लेख यहाँ किया है। पांचवा मुगल दरबार, क्योंकि तुलसीदास और मुगल जो शासन है वो समानांतर चल रहे थे, तो मुगल दरबार का जो साहित्य है उसको इन्होंने यहाँ महत्व दिया है।
तुलसीदास को इन्होंने अलग से महत्व देते हुए पूरा कालखंड इन्हीं के नाम पर बना दिया है। रीति काव्य, एक और प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रीति काव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो चारण काव्य और रीति काव्य ये दो नाम ऐसे हैं जो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किए हैं। इसके पीछे श्रेय भी ग्रियर्सन को ही जाता है। 8वां जो कालखंड इन्होंने विभाजित किया है, तुलसी के परवर्ती कवि, फिर 18वीं शताब्दी, कंपनी शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पर, और उसके बाद 1858 से विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनके सीधे शासन में दे दिया गया हिंदुस्तान को और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो इन्होंने ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर 2 खंडों में पूरे काल को बांट दिया है। और 12वां जो अध्याय है वह है विविध अज्ञात कवि, जिनका नामोल्लेख मिला लेकिन उनके कालक्रम की जानकारी इन्हें नहीं प्राप्त हुई। उनके बारे में इन्होंने अलग से एक कालखंड बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा है विविध अज्ञात कवि। अगर इस काल विभाजन को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कहीं तो इन्होंने कवियों के नाम का प्रयोग किया है, जैसे कि जायसी, जैसे तुलसीदास। कई जगह इन्होंने कवियों के वर्गों का नाम प्रयोग किया है, जैसे चारण काव्य, जैसे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। कई जगह इन्होंने धार्मिक आंदोलन को आधार बनाया है, जैसे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। कई जगह इन्होंने कवियों के आश्रय स्थल जैसे मुगल दरबार को नाम दिया है। कई जगह इन्होंने कविता की प्रवृत्ति के आधार पर नाम रखा है, जैसे रीति काव्य। और कई बार केवल इन्होंने ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है, जैसे 18वीं शताब्दी कंपनी शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान, तो इन्होंने एक रूपता नामकरण में नहीं रखी है। यह इस ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण कमी है, बहुत बड़ी कमी है। तो आइए अब हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ के महत्व की। तो जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने कवियों के विवरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किए हैं, यह इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। इससे पहले किसी भी ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। इन्होंने कुछ कालों की सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया है, हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि इससे पहले इस तरह का प्रयास भी नहीं किया है, उस दृष्टिकोण से इनका जो प्रयास है वह उल्लेखनीय माना जा सकता है। जो अगली विशेषता है इसकी कि प्रत्येक काल के सम्मुख एक अंक निर्धारित करके विश्लेषण को सरल बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। तो 1 से लेकर के 12 तक का इन्होंने जो ग्रंथों के कालखंडों के जो नामकरण किए हैं और उनके सामने जो अंक निर्धारित किए हैं, तो उससे इन्होंने कुछ विश्लेषण को सरल बनाने का प्रयास किया है। जायसी और तुलसी के नाम से अलग खंड बनाए हैं इन्होंने। यह बात ध्यान करने की है कि इस पूरे कालखंड में या पूरे अध्यायों में 2 कवि ऐसे हैं जिनके नाम को आधार बना करके अध्याय लिखे गए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इन्होंने जायसी और तुलसी को इतना अधिक महत्व दिया कि बाद में जो आने वाले इतिहासकार हैं, चाहे वो मिश्र बंधु हैं, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और उसके बाद एक पूरी परंपरा, उस परंपरा के जो इतिहासकार हैं उनके सामने जायसी और तुलसी का महत्व स्पष्ट हुआ। हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ में भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग माना गया है। जो प्रश्न आज तक हमारे बी और एमए की परीक्षाओं में आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, तो इन्होंने भक्ति काल को, आप यदि देखेंगे इस कालखंड में, तो 4 या 5 खंडों में इन्होंने भक्ति काल को वर्गीकृत किया है। तो उसके पीछे उद्देश्य भी यही है, क्योंकि ये मानते हैं कि इस काल का जो साहित्य है वो वास्तव में उत्कृष्ट साहित्य है, और इसी उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस पूरे काल को, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की है। इन्होंने चारण काल और रीति काल नाम भी सबसे पहले ग्रियर्सन के द्वारा ही दिए गए हैं, इस पर हमने चर्चा की, और यह ग्रंथ इन विशेषताओं के कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इस ग्रंथ की कमियों की। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उसमें कोई कमियां न रह गई हों, और मेरे विचार से तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न होगा या कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी या कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें कोई कमियां न छूट जाएं। तो इस ग्रंथ में भी कुछ कमियां छूटी रह गई हैं, तो उन पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं कि इस ग्रंथ की कमियां क्या हैं। तो इस ग्रंथ की सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि इन्होंने शिव सिंह सेंगर के द्वारा जिस पुष्य कवि को भाषा की जड़ या हिंदी का पहला कवि मान लिया गया था,
उसी को ही इन्होंने भी अपनी ओर से हिंदी का पहला कवि मान लिया है। इन्होंने बहुत अधिक शोध कार्य इस दृष्टिकोण से नहीं किया है, या पहला कवि खोजने का इन्होंने अपनी ओर से कोई अलग से प्रयास नहीं किया है। इन्होंने कवियों का कालक्रम, जिन कवियों का कालक्रम ये स्थिर नहीं कर पाए, उनका विवरण अलग से वर्ण क्रमानुसार दे दिया है। जो विविध अज्ञात कवि, जो 12वां जो कालखंड है, उसमें इन्होंने जो भी कवि दिए हैं वो फिर इन्होंने ABCD के हिसाब से, वर्ण क्रम के हिसाब से इन्होंने दे दिए हैं। अब उसमें यदि हम बात करें कि इनके पास कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि जिसका काल नहीं पता उसे काल क्रमानुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने मजबूरीवश उसे जो वो कवि हैं इनको काल नहीं पता है, उन्हें फिर वर्ण क्रमानुसार इन्होंने अपने ग्रंथ में 12वें खंड में जमा दिया है। कालों के नामकरण में विशेष आधार नहीं अपनाया गया है, जिस पर मैंने पहले चर्चा की आपसे कि कहीं इन्होंने कवियों के नाम के आधार पर, कहीं इन्होंने किसी धार्मिक आंदोलन के आधार पर, कहीं ऐतिहासिक आधार पर, कहीं विकासवादी आधार पर, तो कई आधारों को इन्होंने अपने ग्रंथों के काल के नामकरण में अपनाया है। और किशोरीलाल गुप्त जी ने भी कहा है कि यह पूर्णतया समय की दृष्टि से विभक्त ग्रंथ नहीं है, बल्कि कवियों के विशेष वर्गों की दृष्टि से कवियों को बांटा गया है, जो संगत दिखाई नहीं देता, यानी कि जो असंगत है पूरी तरह से, ऐसा किशोरीलाल गुप्त कहते हैं, जिन्होंने इनके ग्रंथ का अनुवाद लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, चाहे वो शिव सिंह सेंगर हो, चाहे वो जॉर्ज ग्रियर्सन हो, और चाहे मिश्र बंधु जिनकी बात अभी आगे होगी, उनके ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी है। उन्होंने ये माना है कि ये ग्रंथ इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ केवल वृत्त संग्रह है, यानी कि केवल घटनाओं का संग्रह है, केवल कवियों के जीवन परिचय जिसमें दिए गए हैं। इसमें इन ग्रंथों में शुक्ल जी के अनुसार इतिहास दृष्टि का या इतिहास के जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया है। इतिहास के दृष्टिकोण इन ग्रंथों में नहीं दिखाई देता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसीलिए इन ग्रंथों को शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसे आप समझ पाए होंगे, आप इस ग्रंथ का महत्व समझ पाए होंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध करने की दिशा में जो योगदान दिया है उसको आप चिन्हित कर पाए होंगे। मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। आप अपने मित्रों तक, अपने जो आपके साथी हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से या हिंदी साहित्य के विषय से जो परीक्षाएं दे रहे हैं, उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएँ, उनके साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।